नमस्कार साथियों, एम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज KVS PGT इकोनॉमिक्स के पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हम कि माना कि x व y दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं और यदि y की कीमत बढ़ती है तो x वस्तु के मान वक्र में क्या परिवर्तन आ सकता है। A, कोई बदलाव नहीं होगा। B, दाएं की ओर खिसकाव होगा। C, बाएं की ओर खिसकाव होगा। D, अनिर्धारणीय होगा। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो कि जब दो वस्तुएं स्थानापन्न होती हैं तो एक वस्तु की प्राइस में बढ़ने पर दूसरी वस्तु की डिमांड वो बढ़ जाती है। यानी यदि हम बात करें कि y वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उससे x वस्तु के मान वक्र में जो परिवर्तन आएगा, इससे x वस्तु के मान वक्र में जो परिवर्तन आ रहा है वो दाएं की ओर खिसकाव होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा B, दाएं की ओर खिसकाव होगा। दोस्तों, जैसा कि मान वक्र में आप जानते हो कि जब डिमांड कर्व बनाते हैं तो डिमांड कर्व ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि x वस्तु की मात्रा व कीमत में नेगेटिव रिलेशन होता है। जब वस्तु की प्राइस अधिक होती है तो डिमांड मात्रा कम होती है, और प्राइस यदि कम होती है तो वस्तु की डिमांड क्वांटिटी बढ़ जाती है। यदि दूसरी वस्तु की कीमत, जो स्थानापन्न वस्तु है, यदि उसकी कीमत बढ़ रही है तो उसके परिणाम स्वरूप एक कंज्यूमर Y गुड्स के बजाय X गुड्स का कंजप्शन अधिक करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो परिवर्तन आएगा वो डिमांड कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट के रूप में आएगा। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। दोस्तों, आप जानते हो कि जो हार्मोनिक मीन है उसको निकालने के लिए हमारे पास में जो x वैल्यू होती है, सबसे पहले में उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, 1/x निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद में उसका समीशन करना पड़ता है 1/x, और जो टोटल जो समीशन 1/x आता है उसमें हार्मोनिक मीन जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला n/समीशन 1/x के रूप में हम देखते हैं। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन में यदि यह आंसर है तो यह राइट आंसर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि समय उत्क्रमणीयता परीक्षण क्या है। दोस्तों, समय उत्क्रमणीयता परीक्षण को हम P01 इंटू P10 इक्वल टू 1 के रूप में परिभाषित करते हैं। फिशर का जो आदर्श सूचकांक है वह समय उत्क्रमणीयता परीक्षण को फॉलो करता है। दोस्तों, इसके साथ ही हम तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण की बात करें तो उसके लिए हमें P01 को हमें Q01 से मल्टीप्लाई करते हैं तो समीशन P1 इंटू Q1 अपॉन समीशन P0 इंटू Q0 यदि आता है तो यह तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण को प्रदर्शित करता है, और समय उत्क्रमणीयता परीक्षण है वो P01 इंटू P10 इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो दोस्तों, फिशर का जो आदर्श सूचकांक है वह दोनों ही परीक्षण को फॉलो करता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो उसमें संरचनात्मक परिवर्तन हो सकता है, पर मीनिंग रूप से यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि KVS का पेपर ऑनलाइन होता है तो हमारे पास में प्रॉपर वे में पेपर नहीं आ पाता है। तो हम जो भी परीक्षार्थी है उससे बात करके जो क्वेश्चंस लेकर आते हैं उसी के आधार पर हम इन क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि IMF की स्थापना यहाँ पर 1945 दी हुई है। दोस्तों, आपको पता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर IMF की जो स्थापना है वो 1945 में न होकर 1944 में हुई थी। इसके अलावा WTO की बात करें
तो यह 1995 में इसकी स्थापना हुई। यह गेट के स्थान पर इसको प्रतिस्थापित किया गया था WTO को। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यह 1966 19 दिसंबर को, दोस्तों ये डेट ध्यान रखना, आगे आने वाले एग्जाम में डेट भी पूछी जा सकती है। तो 19 दिसंबर 1966 को ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वह है IMF 1945, क्योंकि IMF की जो स्थापना है वो 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केन्स के मॉडल में उपभोग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? दोस्तों यहाँ पर डाउटफुल क्वेश्चन है। यहाँ पर वैसे तो क्लियर है कि आय के स्तर पर है वो उपभोग है वो निर्भर करता है। दोस्तों साथ ही केन्स ने ये बताया कि जो ब्याज दर है उसको अहमियतता नहीं दी यदि उपभोग के निर्धारण की हम बात करते हैं इस पर, परंतु जो उपभोग है उस पर कीमत संभावना का भी इम्पैक्ट पड़ता है और उपभोक्ता की प्राथमिकताओं का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से आपका जो राइट आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, 1, 2, 3। तो इसमें ब्याज की दर का कोई लेना देना नहीं है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ब्याज की दर के जो उपभोग के ऊपर प्रभाव है ब्याज की दर का भी माना था, पर यहाँ पर केन्स ने आय के स्तर, कीमत संभावना और उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को माना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 वैल्यूज दी हुई। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो होता है √DH² तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप बात करोगे मीन जब निकालोगे तो मीन आपका 40 निकल के आएगा, और जब डेविएशन आप करोगे तो 10 - 40 यानी 30 -30 -20 -10 0 10 20 30 निकल के आएगा। ये आपका DH, और DH² जब आप निकालोगे तो यहाँ पर 900 400 100 0 100 400 और 900 निकल के आएगा। यदि दोस्तों आप इनको ऐड करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2800। दोस्तों यहाँ जो वैल्यू निकल के आई है समीशन DH² बराबर 2800। दोस्तों यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला है समीशन DH² अपॉन n। दोस्तों 2800 अपॉन हमारी जो वैल्यू है n वह 7 वैल्यू है। तो आप जब 7 वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 400 आएगा और अंडर रूट आएगा। तो यहाँ पर जब आप 400 का रूट निकालोगे तो यहाँ पर 20 आंसर आएगा। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन है A 20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से गिफिन वस्तु के संबंध में सही है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हो गिफिन वस्तु के संदर्भ में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि ए ऑप्शन आय प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव, तो यहाँ पर यह भी नहीं पाया जाता है। गिफिन वस्तुओं की सिचुएशन में बात करें प्रतिस्थापन प्रभाव बड़ा है आय प्रभाव से, तो यहाँ पर यह भी नहीं होता है। दोस्तों प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा अपना धनात्मक प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब ही है कि यदि किसी एक वस्तु की कीमत में कमी आने पर वह उस वस्तु की क्वांटिटी को कंज्यूम ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी नहीं आएगा, एक ही दिशा में होता है, ये भी नहीं रहेगा। तो अपने पास ऑप्शन बचता है आय प्रभाव रहेगा बड़ा और प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव के। जब आप हिट्स और स्लट्सकी की मेथड को आप जब पढ़ते हो जहाँ पर प्राइस इफेक्ट को हम डिवाइड करते हैं इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में, तो वहाँ पर दोस्तों आप देखते हो कि जो इनकम इफेक्ट है वो निम्न वस्तु व गिफिन वस्तु की सिचुएशन में ऋणात्मक प्रभाव छोड़ता है, यानी इनकम बढ़ने पर क्वांटिटी हम कम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इनकम इफेक्ट वो नेगेटिव हो जाता है
और सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। निम्न वस्तुओं के संदर्भ में जो इनकम इफेक्ट है वो लेस देन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड उस सिचुएशन में पाई जाती है। परंतु विभिन्न वस्तुओं की सिचुएशन में इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, इसलिए वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से सही नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ है MRS/Y बराबर M इंटू PY अपॉन PX। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास में PX इंटू H प्लस PY इंटू Y बराबर M। सी ऑप्शन है MRS/HY बराबर माइनस PX अपॉन PY। डी ऑप्शन है Y बराबर M अपॉन PY माइनस PX अपॉन PY इंटू Y। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर जो बजट इक्वेशन है उसका जो फॉर्मूला होता है वह है PX इंटू H प्लस PY इंटू Y बराबर M होता है। दोस्तों यहाँ पर यदि हम इस इक्वेशन की बात करें और इस इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर हमने Y वस्तु को यदि फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा और PY यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके दोनों में डिवाइडेशन हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है बी और डी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सही इक्वेशन है। इसके अलावा अब बात करें कि MRS/HY का जो है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन H ऑन Y यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर हमें दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के रूप में देखने को मिलता है और माइनस चिन्ह वो यह प्रदर्शित करता है कि दोनों में जो संबंध है वो ऋणात्मक प्रकार का है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा कि जो सही नहीं है वह यह आएगा कि MRS/HY बराबर M इंटू PY अपॉन PX। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी, तो जैसा कि आप जानते हो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम तीव्र सतत व अधिक समावेशी विकास क्या थी? तीव्र सतत व अधिक समावेशी विकास, यह हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी। तो यहाँ पर आपको यह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में, तो यहाँ पर राइट आंसर यह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है Q बराबर H1 अल्फा प्लस H2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 तो उत्पादन फलन होगा। दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारे पास में क्रॉप डगलस उत्पादन फलन होता था H1 इंटू H2, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा। यदि हमारा क्रॉप डगलस उत्पादन फलन यह होता और अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होती तो हमारा वर्धमान प्रतिफल हो जाता। पर दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस का निशान दिया हुआ है, तो हम यह नहीं कह सकते जब तक हमारे पास में प्रॉपर ऑप्शन में क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल नहीं हो तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि वर्धमान प्रतिफल है, ह्रासमान है या स्थिर प्रतिफल है। दोस्तों यहाँ पर हम इसे निर्धारित नहीं की श्रेणी में लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चीन व भारत के द्वारा आर्थिक सुधार कब लागू किए गए? दोस्तों भारत के द्वारा जो आर्थिक सुधार किए गए वो 1991 में किए गए, यह सभी ऑप्शंस में आपको देखने को मिला। पर चाइना में कब आर्थिक सुधार हुए? तो यह जो आर्थिक सुधार है वह 1948 में हुए। तो दोस्तों आपको जहां ऑप्शन में 1978 और 1991 देखने को मिला वह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में प्रत्येक फर्म उस बिंदु तक श्रम को लगाएगी जहां पर श्रम की सीमांत आगम उत्पादन कहां पर होगा? तो यह मजदूरी दर के समान होना चाहिए। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म उस बिंदु तक श्रम को लगाती जाती है जहां पर श्रम का जो सीमांत आगम है या उत्पादन है वह मजदूरी दर के समान नहीं हो जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के राजस्व व्यय में शामिल नहीं किया जाता है? क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो आपका पूंजीगत व्यय में शामिल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बी एंड सी ऑप्शन है वो यहाँ पर शामिल होगा कि जो राजस्व व्यय में शामिल नहीं होता, यानी जो पूंजीगत व्यय में शामिल होता है वह इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ लोन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो S बराबर -50 प्लस 0.25y, इन्वेस्टमेंट हमारा दिया हुआ है 250 करोड़ रुपए। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि पूछी गई है। दोस्तों यहाँ पर जो हमें बचत फलन दिया हुआ है, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, उस सेविंग फंक्शन में हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जो स्मॉल s यानी सेविंग जो प्रवृत्ति है वो 0.25 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें मल्टीप्लायर की, तो हमारा जो मल्टीप्लायर है वो होता है 1/s। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर मल्टीप्लाई निकल के आता है वो 1/0.25 बराबर 4। तो दोस्तों यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है वो 4 के बराबर है। यदि इन्वेस्टमेंट हम 250 करोड़ रुपीज़ हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा सी आंसर 1000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय आय को व्यक्त कर सकते हैं हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि राष्ट्रीय आय NNP-FC होती है। अब यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन सीधे दिखाई दे रहे हैं जो गलत है। पहला कि बी ऑप्शन जो NNP साधन लागत हमें दिया हुआ है और उसमें हम ऐड कर रहे हैं NIT, पर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर केवल NNP-FC ही ऑटोमेटिक क्या है, राष्ट्रीय आय है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं रहेगा, साथ में हमारे पास में जो डी ऑप्शन है वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी NNP साधन लागत में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों NNP-FC ही नेशनल इनकम है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम बात करते हैं ए ऑप्शन और सी ऑप्शन की। तो दोस्तों आप जानते हो कि NNP बाजार मूल्य यानी NNP-MP जब आप निकालते हो, दिया हुआ है और NNP-FC हमें निकालना है, तो आपको जब NNP-FC निकालना है तो FC और MP का डिफरेंस है ओनली यहाँ पे, और MP दिया हुआ है और FC हमें फाइंड आउट करना है, तो MP में से हम निकालते हैं NIT। तो दोस्तों यहाँ पर ये अवमूल्यन ऐड हो रहा है, तो पहले से दोस्तों यहाँ पर यदि अवमूल्यन ऐड हो रहा है तो यहाँ पर ग्रोथ की अवधारणा निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा सी। NNP के बाजार मूल्य में से यदि हम NIT यदि घटा देते हैं तो हमारा राष्ट्रीय आय फाइंड आउट हो जाता है, यानी NNP-FC निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको पता है दोस्तों कि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट में तो उस सिचुएशन में MR = AR और =P होती है। तो यहाँ पर दोस्तों औसत आगम कीमत से अधिक होगी, तो यह तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू है वो P के बराबर होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो यह है कि सीमांत आगम कीमत के समान होगी। तो यहाँ पर देखो पूछा गया हमसे कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर ए आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि बी आंसर है वो सही है और साथ में सी आंसर भी सही है, क्योंकि MR = AR =P है। तो बी और सी सही है। और आपका यदि बात करें डी ऑप्शन की, तो यहाँ पर संतुलन अवस्था में बाजार मान बढ़कर बाजार पूर्ति के बराबर होता है। तो हम परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा पढ़ते हैं कि जो कीमत का डिटर्मिनेशन होता है वो बाजार मांग और बाजार पूर्ति के द्वारा होता है। तो बी और सी और डी ऑप्शन यहाँ सही है। तो हमसे जो पूछा गया कि सही नहीं है, तो यहाँ पर ए सही नहीं है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शंस के आधार पर भी है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास में ए और सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे की विपरीत बातें की गई है। यहाँ पे दोनों को बराबर बताया गया और यहाँ पर कीमत को अधिक बताया गया है। तो इस प्रकार से आप अदर दो ऑप्शन है उसको आप छांट सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ए और सी में से आंसर की बात करें तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि छिपी बेरोजगारी का अर्थ है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे रोजगार में लगा हुआ है जहाँ पर उसकी जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य रहती है।
तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपका बी दिखाई दे रहा है कि श्रम की जो सीमांत उत्पादकता शून्य है तब तक हम उसको छिपी हुई बेरोजगारी में शामिल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों हम बात करें 18 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर MPC हमें दिया हुआ है 0.8 और कर की दर हमें 0.15 दी हुई है। तो कर गुणांक का मूल्य निकालना है। दोस्तों कर गुणांक का जो मूल्य होता है वो -b/1 - b होता है। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर -0.8/1 - 0.8, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो -0.8/0.2। यदि हम पॉइंट से पॉइंट हटाएं तो 8/2 होता है और वो इक्वल आएगा -4। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आना चाहिए वह है बी ऑप्शन -4 आएगा। दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया कि यदि मानवटकर आयताकार हाइपरबोला है तो मान की लोच होगी। तो यहाँ पर आप पढ़ते हो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर इलास्टिसिटी ऑफ इक्वल टू 1। और सेम टू सेम अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि मानवटकर के प्रत्येक बिंदु पर मान की लोच इकाई है तो मानवटकर कैसा होगा। तो डायरेक्ट आंसर आपका यही छुपा हुआ आयताकार हाइपरबोला होगा। तो ये दो क्वेश्चन है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन से पूछी गए हैं और आंसर आएगा आपका यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 और यहाँ पर आयताकार हाइपरबोला। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हमें प्रोवाइड हुए। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे एक मदिका पूछी गई थी। तो मदिका में आपको जो सीक्वेंस दी हुई थी वो सीक्वेंस में जो 20 का जो पॉइंट था वही आपकी मदिका आएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। यदि हम इस पेपर के एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर आपको 12th स्टैंडर्ड से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे 12th स्टैंडर्ड के ही पूछे गए थे। पेपर बहुत ईजी था, तो कट ऑफ इसकी हाई जाने की चांस है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे आशा है कि आपको जो ये क्वेश्चंस आपको सामने लाए गए हैं आपको राइट आंसर पता चला है। साथ ही साथ आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हो कि आप कहाँ पर सही और कहाँ पर आपने गलत किया है। दोस्तों यदि आपने इन सिंपल क्वेश्चंस में यदि आपने गलत आंसर दिए हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। हम इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिससे आप इस क्वेश्चन से लाभान्वित हो और ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप दोबारा नहीं करो। यदि आप ऐसे क्वेश्चंस आप चाहते हो और कुछ अच्छे वीडियोस आप चाहते हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, जिससे आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड है वो पता चले और आप आने वाली एग्ज़ाम को आसानी से क्वेश्चंस हल कर पाओ। धन्यवाद।